स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लर्निंग नेवर हार्म्स में। जानते हैं कि हमारा टॉपिक चल रहा था मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ये मैंने पहली वीडियो अपलोड कर दी थी, जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं, और ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। तो हम कौन सा टॉपिक कर रहे थे, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, और इसमें हमने कवर कर लिया था लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर के बारे में। हमने लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर के हर चीज़ को कवर किया था, एक एक पॉइंट कवर किया था, डिटेल में डिस्कस किया था। आज जो टॉपिक मैं आपको करवाऊंगी वो है एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। ये दो टॉपिक आज हम करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। और कौन सा टॉपिक हम सबसे पहले करेंगे? हम सबसे पहले करेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में कि एटमॉस्फेयर होता क्या है, इसमें कौन कौन सी गैसेज होती है और इसमें कौन सी लेयर्स पाई जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला क्या है? परिमंडल। अगला परिमंडल है हमारा एटमॉस्फेयर, जिसको हम कहते हैं वायुमंडल। अब वायुमंडल कहते किसे हैं? हमारी पृथ्वी के आसपास क्या है, गैसों की परतें हैं। ठीक है, क्या है? गैस की लेयर्स हैं। इन लेयर्स को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। और इसमें अलग अलग टाइप्स की जो हवा है, एयर है, वो मिलती है। तो हमारा एटमॉस्फेयर क्या होता है? द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारा अर्थ गैस की लेयर से क्या है, घिरा हुआ है। इस एयर ने हमें चारों ओर से घेर रखा है, इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द सन रेज। ये हमें सन रेज, सूरज की किरणों से बचाता है। सूरज की किरणें तो अच्छी होती हैं, पर ये हमें कौन सी किरणों से बचाता है? जो हानिकारक किरणें होती हैं। एटमॉस्फेयर हमें सूरज से आने वाली हानिकारक किरणों से बचाता है। और ये नहीं कि हवा आप जितनी मर्जी ऊंचाई तक जाओ आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये हमारी पृथ्वी से सिर्फ और सिर्फ 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही मिलता है। ठीक है, तो हमारा वायुमंडल क्या है? ये जो हमारे पृथ्वी की चारों ओर गैस की परतें हैं उसको हम वायुमंडल कहते हैं। और ये हमें सूरज से जो हानिकारक किरणें आती हैं उससे बचाता है। और ये 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ठीक है, इसीलिए आप देखते हैं कि जैसे जैसे हम पहाड़ पर जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम हो जाती है। क्योंकि क्या है, गैसेस सिर्फ 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलती है। तो जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर हम जाएंगे इन गैसों की मात्रा कम होती जाएगी। ठीक है, अब ये जो लेयर्स हैं वो 5 तरह की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? ट्रोपोस्फेयर, जिसको हम शोभ मंडल कहते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल। मीजोस्फेयर मध्य मंडल। थर्मोस्फेयर आयन मंडल। और एक्सोस्फेयर बाह्य मंडल। बाह्य के स्पेलिंग गलत हैं, आप देख लेना। ठीक है, तो ये क्या है? ये 5 लेयर्स हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में मिलती हैं। अब ये लेयर्स में ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, मीजोस्फेयर में क्या होता है, ये मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू दिखाऊंगी। पर इससे पहले मैं ये आपको बता दूं कि इन गैसेस में कौन कौन सी गैसेस होती हैं। तो सबसे ज़्यादा तो होता है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन कितना होता है? 78%। इन गैसों की मात्रा आप ध्यान में रखना अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78%। उसके बाद होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना होता है? 28%। अदर गैसेस लाइक कार्बोहाइड्रेट, आर्गान एंड अदर। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, आर्गान हो गया, और बहुत सारी गैसें हो, उनकी मात्रा सिर्फ 1% होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है नाइट्रोजन, सेकंड नंबर पे होता है ऑक्सीजन, और उसके बाद जो भी गैसें बचती हैं उनकी मात्रा होती है 1%। तो ये होती है हमारी गैसेज जो एटमॉस्फेयर में मिलती हैं। अब मैं आपको पिक्चर के थ्रू दिखा देती हूँ कि कौन सी लेयर में क्या होता है। क्या है? ये है हमारी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की परतें हैं। सबसे पहले कौन सा आ रहा है? सबसे पहले आया है ट्रोपोस्फेयर। अब ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, जिसको हम हिंदी में सौरमंडल कहते हैं। जैसे कि जो भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो होती हैं ट्रोपोस्फेयर में। अब कौन सी मौसमी घटनाएं? जैसे कि बारिश का होना, बादल गरजना, आंधी तूफान, ये सब किस में होता है? ये सब होता है ट्रोपोस्फेयर में। और जो हमारा सूरज की गर्मी से जो पानी भाप बनकर ऊपर जाता है वो सब भी कहाँ पे होता है? वो भी सब ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। बादल गरजना, बारिश होना, ये सब ट्रोपोस्फेयर में होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है? क्योंकि अब सारी मौसमी घटनाएं तो यहाँ पे हो जाती है ट्रोपोस्फेयर यानी कि सौर मंडल में, बारिश वगैरह, आंधी तूफान। जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल होता है वो बिल्कुल शांत होता है। यहाँ पे कुछ नहीं होता, ना बारिश, ना बादल का गरजना, ना आंधी तूफान। तो ये क्या होता है? बिल्कुल शांत होता है। इसीलिए जो हमारे हवाई जहाज़ वगैरह हैं, एरोप्लेन हैं, वो कहाँ पर पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में, यानी कि समताप मंडल पे ही वो उड़ते हैं। अब समताप मंडल में यहाँ पर दिया नहीं हुआ,
जो स्ट्रेटोस्फेयर है वहीं पे एक लेयर और पाई जाती है ऊपर की ओर, जिसको हम कहते हैं ओजोन लेयर। अब ये लेयर क्या करती है, ये जो सूरज से बहुत ज़्यादा हानिकारक किरणें आती हैं, कौन सी हानिकारक किरणें, पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, उसको क्या करती है, हमारी पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है, यहाँ तक पहुंचने से रोकती है, ठीक है। अगर वो पृथ्वी तक पहुंच जाए तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, जैसे कि कौन सी बीमारियां, कैंसर, चमड़ी के रोग, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि कुछ दिन पहले देखा गया था एक छेद, कहाँ पर, ओजोन लेयर में, वो भी अंटार्कटिका में, ठीक है। तो अगर ये छेद बड़ा हो गया तो जो हानिकारक किरणें वो हमारी पृथ्वी तक पहुंचने लगेंगी और हमें बहुत सारी बीमारियां लग जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अगला मेसोस्फेयर। अब मेसोस्फेयर में क्या होता है, मेसोस्फेयर में आपने अगर सौरमंडल वाला चैप्टर पढ़ा होगा जो मैंने करवाया था, तो उसमें मैंने आपको उल्का पिंड के बारे में बताया था, ठीक है। उल्का पिंड जो होते हैं जब हमारी पृथ्वी की ओर आते तो वो हमारे कहाँ पर रुकते हैं, ये मेसोस्फेयर में, यहीं पर वो आकर जलकर ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे मेसोस्फेयर का यानी कि मध्यमंडल का काम क्या है, यहाँ पर हमारे उल्का पिंड पाए जाते हैं जो ऊपर सूरज से टूटकर कहाँ आते हैं, मध्यमंडल में आकर ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है अगला थर्मोस्फेयर, जिसको हम कहते हैं आयन मंडल। थर्मोस्फेयर में क्या होता है, हमारी जो भी सैटेलाइट्स वगैरह हैं, रेडियो एक्टिव तरंगे हैं, वो कहाँ पाई जाती हैं, वो हमारे पाए जाते हैं थर्मोस्फेयर यानी कि आयन मंडल में, ठीक है। जितने भी हम सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, ऊपर जाते हैं, वो सब कहाँ होते हैं, वो सब होते हैं आयन मंडल यानी कि हमारे थर्मोस्फेयर में। उसके बाद हमारा शुरू होता है एक्सोस्फेयर, जिसको हम बाह्यमंडल कहते हैं, ठीक है। ये हमारा एक्सोस्फेयर यानी कि बाह्यमंडल सबसे आखिरी वाला होता है। अब जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं क्या होता है, हवा का घनत्व कम होता जाता है। अब घनत्व कम होता जाता है, डेंसिटी कम होती जाती है, इसका मतलब क्या है, आप एक उदाहरण लीजिए कि एक बच्चा है, ठीक है, ये एक बच्चा है, अब इसके ऊपर एक और बच्चा है, फिर ऊपर बच्चा है, फिर ऊपर बच्चा है। अब देखिए सबसे ज़्यादा भार किसके ऊपर पड़ा, सबसे ज़्यादा भार इस बच्चे के ऊपर पड़ा। अब इस बच्चे के ऊपर उससे कम, इस बच्चे के ऊपर उससे कम, और इस बच्चे के ऊपर उससे कम, और इस पर तो कोई भार ही नहीं है। यही चीज़ें हमारे किसमें, हवा के बारे में, वायुमंडल के बारे में, जितना ही ज़्यादा नीचे होता है इन लेयर्स का भार भी किसके ऊपर आ जाता है, हमारे ट्रोपोस्फेयर के ऊपर आ जाता है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो हवा का घनत्व है, डेंसिटी है, वो कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है हमारे सौरमंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर में। और समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में उससे थोड़ा सा कम, बिल्कुल माइनर से कम होता है समताप मंडल में, उससे भी कम होता है मध्यमंडल, उससे भी कम आयन मंडल, और सबसे कम बाह्यमंडल, ठीक है। इसीलिए जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते जो हवा का घनत्व है, डेंसिटी है, वो कम होता जाता है। इसीलिए जब जो पर्वतरोही होते हैं, माउंटेन पे जो चढ़ते हैं, वो अपने साथ क्या लेके जाते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं, क्योंकि हमें तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। पर ऑक्सीजन जैसे जैसे ऊपर जाता है उसकी मात्रा कम होती जाती है, डेंसिटी कम होती जाती है, इसीलिए हमें सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। तो आपको डेंसिटी का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे डेंसिटी कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा, किस बारे में हमने किया, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ लिया। तो हमने अभी तीनों डोमेन्स पढ़ लिए हैं, हमारी पृथ्वी के तीनों परिमंडल के बारे में पढ़ लिया है। कौन कौन से के बारे में पढ़ लिया हमने, लिथोस्फेयर के बारे में डिटेल में पढ़ लिया, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा, और हाइड्रोस्फेयर के बारे में पढ़ा। तो इन तीनों की जानकारी हमें हो गई। अब हम देखेंगे हमारा चौथा डोमेन यानी कि चौथा परिमंडल कौन सा है, तो वो है हमारा बायोस्फेयर, जिसको हम जीव मंडल कहते हैं। तो चलिए अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। है हमारा बायोस्फेयर। बायोस्फेयर किसे कहते हैं, अभी हमने 3 परिमंडल के बारे में पढ़ा था, 3 स्फेयर्स के बारे में पढ़े थे, कौन कौन से, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, ये 3 स्फेयर्स के बारे में पढ़ा था। अब इन तीनों के कॉन्टेक्ट से एक और स्फेयर बनता है जिसको हम कहते हैं बायोस्फेयर, ठीक है। तो बायोस्फेयर में क्या होता है, ये तीनों ही मतलब कि जलमंडल, थलमंडल और वायुमंडल, इन तीनों के मिलने से एक और स्फेयर बनता है जिसको हम जीवमंडल कहते हैं। और ये तीनों ही जलमंडल, थलमंडल और वायुमंडल एक दूसरे को इफेक्ट करती हैं। कैसे इफेक्ट करती हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने पृथ्वी पर मौजूद सारे पेड़ काट दिए, पेड़ के काटने से क्या होगा, बारिश कम हो जाएगी, ठीक है। बारिश कम हुई अगर तो किस पे प्रभाव पड़ा, हमारे जलमंडल पे, हाइड्रोस्फेयर पे प्रभाव पड़ा। अगर बारिश कम होगी, हाइड्रोस्फेयर पे प्रभाव पड़ा, पानी कम हो गया, पानी कम होने से क्या होगा, हमारा जो थल मंडल पे हमारी जो ज़मीन है,
ज़मीन का उपजाऊपन धीरे धीरे कम होने लगेगा क्योंकि इसको पानी मिलेगा ही नहीं, तो उसका उपजाऊपन कम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगी, एक बंजर ज़मीन बन जाएगी। इससे किस पे प्रभाव पड़ा, इससे प्रभाव पड़ा हमारे थल मंडल पर। तो इस तरह से बायोस्फीयर में क्या होता है, ये तीनों ही स्फेयर्स, जलमंडल, थलमंडल और वायुमंडल, एक दूसरे को इफेक्ट करती हैं, ठीक है। और इसमें एक क्या है कि हमारे बायोस्फीयर यानी कि जीव मंडल में छोटे से छोटे बैक्टीरिया से लेके, छोटे से छोटे माइक्रोब्स से लेके बड़े से बड़े एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है। छोटे से छोटे आप कीटाणु ले लीजिए और बड़ा से बड़ा एनिमल, डायनासोर या फिर कुछ और ले लीजिए, ये सब कुछ किसमें मिलता है, ये सब कुछ मिलता है बायोस्फीयर में, ठीक है। तो चलिए हम इसकी एक फ़ोटो देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। तो ये देखिए, ये क्या है, ये है एक बायोस्फीयर की फ़ोटो। इसमें क्या है, आप देख रहे हैं बद्दल, बद्दल से बारिश हो रही है, ये हाइड्रोस्फीयर हो गया, यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर हो गया जिसमें आपको फिश वगैरह दिख रही है, ठीक है। ये हो गया हमारा लिथोस्फीयर जो आपको ज़मीन वाला एरिया दिख रहा है, ठीक है। और एटमॉस्फेयर कहाँ है, ये आपको एटमॉस्फेयर का दिख रहा है जो हवा होती है, ठीक है, क्योंकि हवा ऊपर ही मौजूद होती है, तो ये हो गया हमारा एटमॉस्फेयर। अब इस लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर यानी कि थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के तीनों के मिलने से क्या हुआ, हमारे एक नए मंडल का निर्माण हुआ जिसको हम कहते हैं बायोस्फीयर यानी कि जीव मंडल। अब इस जीव मंडल में आप देख सकते हैं, इधर शेर बैठा है, ये हाथी है, ये फिशेज हैं, इधर बर्ड्स फ्लाई कर रही हैं, ये सब किस में आते हैं, ये सब किसका हिस्सा है, ये सब है बायोस्फीयर यानी कि हमारे जीव मंडल का हिस्सा, ठीक है। तो आई होप आपको चार के चारों परिमंडल्स के बारे में अच्छे से पता लग गया है। अब इसी के साथ कुछ और बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दूं कि जो एडमंड हिलेरी थे और वो न्यूजीलैंड से थे, और टेंजिंग नोर्गे शेरपा जो थे वो इंडिया या नेपाल के कह सकते हैं आप, वहाँ के थे। ये दो व्यक्ति वो पहले इंसान थे जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर गए थे 29 में 1953 को, ठीक है। ये दो इंसान कौन थे, एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड से और तेंजिंग नोर्गे, या आप इंडिया या नेपाल दोनों का कह सकते हैं, ये दो व्यक्ति थे जो गए थे सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर। कब गए थे, 29 मई 1953 को। उसके बाद जो सबसे पहली औरत, वुमन जो गई थी माउंट एवरेस्ट पे, वो कौन थी, जंको ताबेई थी जापान से, और वो सबसे पहले गई थी माउंट एवरेस्ट पर 16 मई 1975 में। तो मंथ तो आपको ईजिली याद हो जाएगा, जो पहले दो हैं और ये वुमन, ये तीनों ही, चार के चारों ही आप कह सकते हैं, चारों ही मई के मंथ में 1975 मई के मंथ में गए थे, और जो वुमन थी 1975 में गई थी जापान की। और जो इंडिया की फर्स्ट वुमन थी बछेंद्री पाल, वो कब गई थी, वो गई थी 23 मई को, ठीक है। कौन, बछेंद्री पाल इंडिया की फर्स्ट वुमन है जो माउंट एवरेस्ट पर गई थी, और दुनिया की फर्स्ट वुमन कौन है, जंको ताबेई जो है जापान से। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ मैंने पृथ्वी के इम्पोर्टेंट जो हीट जोन्स है जिस पे मैंने वीडियो बनाई थी उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। इससे आपको टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आर्कटिक सर्कल वगैरह होता क्या है। और साथ ही साथ मैंने इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे दे दिया है, आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ पोस्ट डालती रहती हूँ जो कि एजुकेशन से रिलेटेड होता है और आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आपको सही आंसर बताना, इनमें से सही आंसर कौन सा है। द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम एशिया इज, वो माउंटेन रेंज जो एशिया को यूरोप से सेपरेट करता है उसको हम क्या कहते हैं, द एंडीज, द हिमालयाज और द यूराल्स, आपको ये बताना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं, आप याद कीजिए, हमने पढ़ा था एन इस्थुमस, अ स्ट्रेट, अ कैनल। तो इन तीनों में से क्या है, द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर बाय परसेंट इज जो हमारा एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है जिस गैस की, उसका वो कौन सा है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बोहाइड्रेट। इन तीनों में से आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, द डोमेन ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक्स इज, द एटमॉस्फेयर, द हाइड्रोस्फेयर, द लिथोस्फेयर। वो कौन सा डोमेन है जिसमें हम जिसमें हमें पत्थर मिलता है, आप एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर में से कोई एक आंसर बताएंगे। विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, अफ्रीका, एशिया या ऑस्ट्रेलिया,
ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए था। अब हिंदी मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है, एंडीज, हिमालय या यूराल। दूसरा प्रश्न है, उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है, स्थल संधि, जल संधि या नहर। आपको ये बताना है। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है, किस गैस, कौन सा गैस सबसे ज़्यादा है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है, वायुमंडल, जलमंडल या थल मंडल। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका, एशिया या ऑस्ट्रेलिया। साथ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दे दिया है, तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, क्योंकि मैं रोज़ एजुकेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ पोस्ट डालती हूँ। साथ ही साथ आप मेरे फेसबुक पेज पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने नीचे दे दिया है। तो आप इन दोनों जगह मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ जो कि एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं।